निकोला टेस्ला इंसानी तारीख के ज़हीन तरीन दिमागों में से एक था। एक ऐसा शख्स जो कि अपने वक्त से बहुत बहुत आगे चल रहा था और कुछ ऐसी इजादात करना चाहता था जिसे उस वक्त के ज़हीन तरीन दिमाग भी कबूल करने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से इसे पागल कहा गया और सारी ज़िंदगी इसे साइंस के अंदर वो मकाम ना मिल सका जिसका वो असल में हकदार था। और इसकी वजह यह थी कि टेस्ला यूनिवर्स से मुतल्लिक कुछ ऐसे राज जान गए थे जो कि आज तक मौजूदा मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के सब कानून को गलत साबित करने वाले थे, इवन के आइंस्टाइन को भी। और अगर उस वक्त इनकी बातों को सीरियस लिया जाता और इन्हें मौका दिया जाता तो आज की दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में कम से कम 100 साल आगे होती। इंसान ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान में सितारों में कहीं पर सफ़र कर रहे होते, क्योंकि वो इस कायनात के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में कामयाब हो गए थे जिसे आज के साइंसी दिमाग चाह कर भी कबूल नहीं कर पा रहे। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि टेस्ला के मुताबिक आज की क्वांटम फिजिक्स को जो कि इंसानों को पढ़ाई जा रही है वो सब की सब गलत है। पर कैसे, आइए जानते हैं। इंसानों ने एटम का बेसिक स्ट्रक्चर तो दरियाफ्त कर लिया है, यानी एटम जिससे दुनिया और कायनात की हर एक चीज़ बनी है। और ये एटम बना है कुछ पार्टिकल से जो कि हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। फिर इन पार्टिकल्स का भी बेसिक स्ट्रक्चर है चार्ज पार्टिकल्स जिन्हें कहते हैं क्वार्क्स। मजीद इन क्वार्क्स का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे ये बने हैं और इसको कहते हैं स्ट्रिंग्स, यानी रस्सियाँ जो हमेशा वाइब्रेट करती रहती हैं। और इसी वाइब्रेशन से हमारी एटम से बनी हर एक चीज़ कायम है, मौजूद है, हरकत में है। हम, हमारी ये ज़मीन, सूरज, गैलेक्सीज और कायनात पे मौजूद हर एक चीज़ जो कि हमें नज़र आती है या फिर नज़र नहीं आती, इसी वाइब्रेशन की पैदावार है। अब यहाँ पर आकर क्वांटम फिजिक्स का एंड हो जाता है कि बस ये स्ट्रिंग्स मौजूद हैं और ऐसा हूबहू करती हैं, मगर टेस्ला की खोज इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि इन्होंने ये सवाल उठाया कि ये वाइब्रेशन आखिर पैदा ही क्यों हो रही हैं, कौन है इसका जिम्मेदार, क्या हम खुद से छेड़छाड़ करके इसके अंदर अपनी मर्जी का बदलाव कर सकते हैं। और जो कुछ इन्होंने डिस्कवर किया वो वाकई आपके होश उड़ा देगा। इसके साथ साथ टेस्ला एराम मिस्र का राज भी दुनिया को दे गए थे, जो कि आपको वीडियो में ज़रा आगे चलकर समझ आएगा। टेस्ला हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि अगर आप इस कायनात के राजों को जानना चाहते हैं तो इसके बारे में फिजिकली तौर पर सोचना छोड़ दें, बल्कि इसे सब एटॉमिक लेवल यानी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की सूरत में सोचना शुरू करें, तो तब आप हर एक लम्हे के अंदर इतनी खोज और यूनिवर्स के राजों को जान पाओगे जिन्हें जानने के लिए इससे पहले आपको कई दहाइयां लग जाती। इन तीनों चीज़ों का आपस के अंदर इंतहाई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ये कायनात के राजों की चाबी है। जैसा कि हमने पहले जाना कि हमारे यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज़ वाइब्रेशन के अंदर है और उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन ये डिसाइड करती है कि वो क्या चीज़ बनेगी। मिसाल के तौर पर आपके आसपास मुख्तलिफ वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज मौजूद हैं जिनके बेसिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रिंग की वाइब्रेशन इन्हें एक दूसरे से डिफरेंट या अलग बनाती है। और टेस्ला के मुताबिक इसकी वजह है सॉन्ग, वाइब्रेशन, रेजोनेंस, यानी इस कायनात को एक ख़ास किस्म की आवाज़ों की वाइब्रेशन से तैयार किया गया है। जैसा कि हर एक चीज़ की स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन करने का एक अलग पैटर्न होता है और वो दूसरी चीज़ से अलग होती है, जिसका मतलब कि ये आवाज़ की लहरें एक फिजिकल वजूद के अंदर बदल रही हैं। चलें इसे ज़रा एक वजाहत से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी नई चीज़ को तख्लीक करना चाहते हैं जो कि फ़िज़िकली हमारे हाथों के अंदर मौजूद हो, तो हमें सबसे पहले इसके बेसिक लेवल यानी स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करवाना पड़ेगा और इसके बाद इसका बड़ा स्ट्रक्चर यानी एटम और फिर इसकी फ़िज़िकल शेप बनेगी। इसी अमल को हम शुरू करते हुए एक बड़े स्पीकर पर एक ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसी की आवाज़ों को मुसलसल चलाते हैं, तो देखें इसका रिएक्शन क्या होगा। जी हाँ, ये आवाज़ एक ख़ास किस्म के पैटर्न को बना रही है और हर बार अगर आप फ्रिक्वेंसी को बदलते जाएं तो ये पैटर्न भी बदलता जाएगा, यानी ये साउंड फ्रिक्वेंसी एक फ़िज़िकल शेप ले रही है। और इन्हीं साउंड फ्रिक्वेंसीज ने दुनिया के अंदर मौजूद हर एक फ़िज़िकल चीज़ को तरतीब दी है जो कि हमें मौजूदा शेप के अंदर नज़र आती है। एक पाउडर को जो कि लिक्विड नहीं है, इसे एक मेटल प्लेट पर रखकर एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के अंदर आवाज़ों को मुसलसल चलाया जाता है और देखें कि इसका रिजल्ट हमें क्या बता रहा है। यह बिल्कुल वही अमल दिखा रहा है जैसे ज़मीन से पहाड़ बने, आतिशफशां पहाड़, दरिया, नदियाँ और हर एक लैंडस्केप बना। यानी जैसे हम मेटल पर रखकर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही असल के अंदर ज़मीन के अंदर से एक ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसी ने आज के मौजूदा तमाम लैंडस्केप्स को तरतीब दिया। यही ज़मीन पर क्रिएशन की वजह है। ये ज़मीन जिंदा है क्योंकि इसकी नब्ज़ हर वक्त चल रही है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूइश समेत दुनिया के हर एक मज़हब के अंदर लाइट यानी रोशनी को हिदायत के तौर पर बयान किया गया है और लाइट और साउंड एक दूसरे से जुड़े हैं।
अगर आपको यकीन ना आए तो किसी भी एलईडी बल्ब लाइट की वायर को किसी स्पीकर से जोड़कर देख लें। ये साउंड फ्रिक्वेंसीज इतनी असरदार हैं कि अगर इन्हें पानी पर भी चलाया जाए तो हर बार ये अपना पैटर्न और अपना असर बदल लेगा। रॉयल रेमंड राइफ तारीख में एक ऐसा अमेरिकन इन्वेंटर गुजरा है जिसने रेडियो वेव जैसी फ्रीक्वेंसी पैदा करने वाली एक मशीन तैयार की थी और इसका दावा था कि इंसानी जिस्म के बीमार या कैंसर ज़दा सेल्स जिन स्ट्रिंग या फ्रीक्वेंसी से मिलकर बने हैं, इसे मेरी मशीन से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं, जिसका इंसानी सेहत पर भी कोई नुकसानदेह असर नहीं होगा। हर एक बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, कोई वायरस या बैक्टीरिया, सबका इलाज इन साउंड वेव से मुमकिन है। टेस्ला ने भी रेमंड की मौत के बाद बिल्कुल यही कहा था कि इन स्ट्रिंग की वाइब्रेशन को छेड़ा या बदला जा सकता है, मगर अफसोस के ना तो किसी ने रेमंड की बात को सीरियस लिया और ना ही टेस्ला की बात को। मगर सवाल यह है कि ज़मीन के अंदर मौजूद हाई फ्रिक्वेंसी वेव जो कि हमें नज़र नहीं आती, वो ज़मीन के ऊपर की दुनिया को भला कैसे शेप दे सकती हैं? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, हमारी ज़मीन के अंदर लगातार होने वाली वाइब्रेशंस या साउंड वेव्स इस मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती हैं जो कि आज तक इंसानों को सूरज और स्पेस की खतरनाक तरीन रेडिएशन और एस्ट्रॉयड से बचाता आया है। यानी ये साउंड वेव्स मिलकर एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती हैं जो कि बिजली पैदा करता है, जिस फार्मूला पर आज हमारी इंडक्शन मोटर्स और हर एक मशीन चल रही है। ये चीज़ हमें बताती है कि हर एक चीज़ हमारे आसपास खास किस्म की साउंड वेव से बन रही है। कुछ साल पहले ली गई इस इलेक्ट्रॉन की तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। क्या इसमें आपको कोई पार्टिकल नज़र आ रहा है? नहीं, बल्कि ये साउंड वेव्स का एक पैटर्न है। मौजूदा साइंस और टेस्ला का इसी बात पर इत्तेफाक नहीं था कि यह इलेक्ट्रॉन एटम का छोटा तरीन ज़रा किसी फिजिकल चीज़ से नहीं बना जैसा कि आज की साइंस मानती है, बल्कि ना नज़र आने वाली साउंड वेव से मिलकर बना है जो कि फिजिकल शेप में नहीं है। इन्हें टच नहीं किया जा सकता। हालांकि आइंस्टाइन का खुद यह मानना था कि मौजूदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमें इलेक्ट्रॉन की नेचर नहीं समझा पा रही, क्योंकि ये कैसे बनते हैं, ये क्या हैं, हमारी मौजूदा थ्योरी इस बात की वजाहत नहीं कर पा रही। मगर आइंस्टाइन और इन जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट की सपोर्ट की वजह से टेस्ला के इतने बड़े दावे को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और पिछले 200 साल से आज तक दुनिया को क्वांटम फिजिक्स से मुतल्लिक झूठ पढ़ाया जा रहा है। ज़मीन की ये ख़ास फ्रिक्वेंसी आज भी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर अपना असर दिखाती है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका के कई मुल्कों के अंदर मौजूद ये साइनामिक पैटर्न आज भी मौजूद हैं जिनकी शेप आलमोस्ट बिल्कुल एक जैसी है। इस जैसे ज़मीन पर मौजूद और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की वजाहत टेस्ला का ये दावा करता है, जिनके बारे में आज भी इंसान हैरान है कि यहाँ पर इतने बड़े स्ट्रक्चर या पत्थरों के स्ट्रक्चर को कैसे खड़ा किया गया होगा या इन्हें किस मकसद के लिए बनाया गया होगा। इन तमाम पैटर्न्स को ज़रा गौर से देखें। क्या ये बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर नहीं बना रहे जो कि आज की इंडक्शन मोटर के अंदर बिजली पैदा करने के लिए बनाया जाता है? यानी इन मैग्नेट्रॉन्स को पुरानी तहजीबें ज़मीन की फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करके एनर्जी या बिजली इस्तेमाल करने के लिए पावर प्लांट के तौर पर इस्तेमाल किया करती। इसीलिए इनके पास हमेशा बड़े बड़े पत्थरों को रखा जाता ताकि ये बिजली इनसे पास ना हो सके, जिसका सबूत यहाँ पर रिकॉर्ड की जाने वाली बेतहाशा हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं। और ये एक मैग्नेट्रॉन इतना ताकतवर था कि आज की पूरी दुनिया की एनर्जी या बिजली की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। टेस्ला भी इसी तरह का एक टेस्ला टावर बनाकर पूरी दुनिया को फ्री की इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे। दुनिया भर के बड़े पत्थरों से बने पुरस्कार स्ट्रक्चर, मसलन हराम मिस्र, जिनके बारे में साइंसदान ये दावा करते हैं कि शायद ये फ़िरौन मिस्र की आखिरी आरामगाह थी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन हरामों में से किसी भी एक फ़िरौन मिस्र की लाश आज तक नहीं मिली, बल्कि इन हरामों से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर या कई सौ किलोमीटर की दूरी पर मिली हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन हरामों का असल में फिर मकसद क्या था? इसका जवाब है कि ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स थे। ये मैग्नेट्रॉन्स थे जो कि ज़मीन की फ्रिक्वेंसी से बिजली को पैदा किया करते, जिसका सबूत इन पिरामिड्स के दरमियान से निकलने वाली इंतहाई हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं जिन्हें आज भी नापा जा सकता है। बिल्कुल यही स्ट्रॉन्ग वेव स्टोन हेज के नीचे भी मेजर की गई हैं। ये सब हमारी आज की एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी है जो कि हम छोटे लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका एक ब्रॉड वर्जन आज से हज़ारों साल पहले मौजूद था। हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप के बोर्ड्स के अंदर करंट को गुजारने के लिए और इसे स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चर बिल्कुल इन माजी के लोगों के पावर हाउस के स्ट्रक्चर की तरह लगते हैं। क्या ये आपको देखकर बिल्कुल एक जैसे नहीं लगते, ख़ास तौर पर जब इन्हें ऊपर से देखा जाए? ये बात हमारी इमेजिनेशन से भी बढ़कर है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर भी हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिसोर्सेज तक मौजूद नहीं है। ये साउंड फ्रिक्वेंसीज इतनी ताकतवर हैं कि ना नजर आने के बावजूद भी चीज़ों को हवा तक में उठा सकती हैं। ये समंदरी तूफान हवाओं के तूफान को पैदा कर सकती हैं, बारिशें बरसा सकती हैं
और अगर आपको यकीन ना आए तो 2003 के अंदर होने वाले इस पेटेंट को गौर से देखें कि दो लोगों ने यह दावा किया है कि वो ऐसी मशीन को बनाने वाले हैं जो एक खास किस्म की साउंड वेव से हुरिकेन को ला सकते हैं। यानी ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि रियलिटी है। टेस्ला इतने जीनियस इंसान थे कि वो इस राज को समझ गए थे और दुनिया को एक ना खत्म होने वाली एनर्जी देना चाहते थे, मगर हर जमाने के अंदर कुछ मफाद परस्त जरूर होते हैं जो कि नहीं चाहते कि इनसे बढ़कर किसी और को शोहरत और पहचान मिले जिसके वो असल में हकदार हैं। और इसी मफाद परस्ती के अंदर दुनिया ने एक ऐसे शख्स को खो दिया जो कि अपनी सोच से दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था।